अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये पार्ट 2 है यूनिट 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व किए थे इसके न्यूमेरिकल नंबर 1 टू न्यूमेरिकल नंबर 6 और आज जो है हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 7 से लेके 11। ठीक है जी, तो बुक खोल लो, ज़्यादा बेहतर है ताकि आपके सामने क्वेश्चन हर वक्त हो। जब मैं डेटा बना रहा हूँ तब भी आपको आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज़ 200 जूल। पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की बिल्डिंग के टॉप पर जो है वो 200 जूल के बराबर है। ठीक है ना, वो एक हाइट पे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल है। व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज़ 160 जूल। बिल्कुल जब ज़मीन से टकराने वाली है तो उस वक्त जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 160 जूल के बराबर है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। कितना वर्क डन होगा अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, ये हमें मालूम करना है। एयर के ख़िलाफ़ कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हमें जो है वो गिवन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी से ही शो करेंगे और वो कितनी गिवन है, वो है 200 जूल के बराबर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी एट दी बॉटम, बिल्कुल जब ज़मीन से टकराने वाला है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। हम बोलेंगे उसको K.E और वो बराबर है 160 जूल्स के। ठीक है, सो मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है वर्क डन अगेंस्ट एयर के अगेंस्ट, एयर के फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम किया होगा। अब देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखें, ये आ गई ग्राउंड की सरफेस और ये आ गई उस बिल्डिंग की सरफेस। ठीक है ना, ये वो बिल्डिंग है जिसके ऊपर से जो है वो बॉल को फेंका जा रहा है, ये बिल्डिंग है। अच्छा, जब बॉल यहाँ पर है बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर, तो यहाँ की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 200 जूल के बराबर। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और नीचे आते 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 बिल्कुल जब ज़मीन से टकराने वाला होगा तो इस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई है 160 जूल के बराबर। एक्चुअली हुआ क्या, अगर तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होता ना, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो जो चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में, वो बराबर होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला फार्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो। लेकिन याद रखिए, मैं आपको लिख के भी दिखा दूँ यहाँ पर, अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में पता है क्या होगा, जो लॉस आएगा इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फ़र्क आएगा वो एक्चुअली बराबर किसके आएगा, वो बराबर आएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। हवा की मौजूदगी की वजह से जो बॉडी है वो थोड़ी सी स्लो जो है वो ज़मीन से आगे टकराएगी। और वो क्यों होगा, क्योंकि कुछ जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस में। ठीक है, बात समझ में आ गई। हवा अगर नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जब एयर मौजूद होती है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, बॉल की स्पीड बढ़ती है, और कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली इस्तेमाल हो जाता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस कह लो। सो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh होता है, और फिलहाल तो पूरा का पूरा गिवन ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो लॉस आया है, जाहिर सी बात है लॉस पूरा का पूरा आ गया होगा, सारी की सारी कम हो गई जब बिल्कुल ज़मीन से टकराने वाला है। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो गया ऊपर से लेकर नीचे तक, वो 160 है, और जो वर्क डन है वो हमें मालूम करना है। इसका मतलब क्वेश्चन तो जो सोल्यूशन है वो तो बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि वर्क डन आप मालूम कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस कर दें काइनेटिक एनर्जी को। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है 200 और काइनेटिक एनर्जी है 160, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 40 जूल के। इसका मतलब इस दौरान 40 जूल जो है एनर्जी वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम एनर्जी इक्विवेलेंट मालूम करना है कि 1 ग्राम जो है अगर वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है
तो वो कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा अगर 1 ग्राम कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा लॉ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें उस बॉडी का मास गिवन है। मास को हम शो करते हैं m से, ठीक है, और मास कितना था, मास था हमारे पास 1 ग्राम के बराबर, और पूछा जा रहा है कितनी एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी को हम E से शो करते हैं। अच्छा, पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो एक कांस्टेंट और भी गिवन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जन है ना, मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना, तो उसके लिए एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और वो है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट होती है, और उसको हम C से शो करते हैं। ये होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये लाजमी तौर पे चाहिए। तो आइंस्टाइन की जो एनर्जी मास इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस एनर्जी मास इक्वेशन, यानी एनर्जी और मास इक्विवेलेंट हैं, ये आइंस्टाइन ने बताया था, और उसके मुताबिक अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि E बराबर होता है mc² के। मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इफ़ टोटल मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो इससे हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन डेटा के अंदर देखो 1 ग्राम लिखा हुआ है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे ताकि आंसर जो है वो हमारे पास आ जाए केजी के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.001 kg। ठीक है, केजी में कन्वर्ट कर दिया 0.001 kg, और यहाँ पर आ जाइए एनर्जी में वैल्यू पुट करते हैं। मास 0.001 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 का, आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं भूलनी है। सो ई बराबर आ जाएगा 0.001 इंटू 9 एक्सपोनेंट आ जाएगा 16, ठीक है। सो ये आ जाएगा बराबर 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 13 जूल्स की, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है, 9 एक्सपोनेंट 13 जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, अब 1 किलोवाट मोटर पंप, ठीक है, एक 1 किलोवाट वाली मोटर पंप है जो कि पंप कर रही है वाटर को फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है ना। उस पंप ने पानी की मशीन है, मोटर है, उसने क्या करा कि उसने पानी को 1 किलोवाट है उसकी अपनी पावर, और वो 10 मीटर की हाइट तक पहुंचा रही है। फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। हमें वॉल्यूम मालूम करना है पानी का जो कि ये पंप करेगी 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर, ठीक है ना। एक पानी की मशीन है 1 किलोवाट की, उसके हवाले से ये सवाल है। हम बनाते हैं डेटा। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है इसकी पावर, ठीक है, पावर ऑफ मोटर कितनी है, पावर ऑफ पंप या पावर ऑफ मोटर कर लो, इसको P से जाहिर करते हैं, और वो बराबर है 1 किलोवाट, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1 किलोवाट को। अच्छा जी, कितनी हाइट तक पानी को लेकर जाना है, पानी को लेकर जाना है इसने 10 मीटर की हाइट तक, और कितना होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है, यही था ना सवाल। मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर। तो लीटर्स ऑफ वाटर से मुराद हो गया कि वॉल्यूम हमें बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा, और कितने टाइम के अंदर पानी को पहुंचाना है, पानी को पहुंचाना है 1 घंटे के अंदर, यानी कि 1 आवर में, ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ कन्वर्जन है वहाँ वहाँ कन्वर्जन कर लेते हैं। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट का मतलब होता है पावर हो जाएगी 1000 वाट, और यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है ना। ये लाजमी अपने काम करना है। अब क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर आपने जब पढ़ा तो आपको नज़र आया कि पावर से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसका मतलब पावर की डेफिनेशन को ही यूज़ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर, अगर हम पावर की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। बेसिकली पावर की बात हो रही है, पावर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा जी, वर्क डन कितना होगा, पानी को एक हाइट पर लेकर जाना है, यानी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी लेकर आनी है, तो जो सारा का सारा वर्क डन है वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे लिख के बता भी देता हूँ, बात हो रही है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है ना। पानी को एक हाइट पे लेके जाना है, यानी कि हमने उसे पोटेंशियल एनर्जी देनी है, तो वो mgh के बराबर होती है। सो वर्क में जहाँ पे लिखा हुआ है mgh, वहाँ पर आ जाएगा P इज़ इक्वल टू वर्क की जगह पे mgh डिवाइड बाई T, देख, ठीक है ना, वैसे वर्क की जगह पे mgh आ गया। अब प्रॉब्लम हमारे सामने क्या नज़र आ रही है, प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर पावर मालूम है हमें,
टाइम मालूम है, हाइट मालूम है, जी मालूम है, मास पहले मालूम कर लेते हैं। लीटर्स में तो कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर मुझे पता लग जाए कितने किलो पानी ऊपर जा रहा है, कितने किलो जा रहा है, तो उससे क्लियर हो जाएगी बात। रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा G और H। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा M के। मास मालूम कर लेते हैं कितना है। ठीक है, पावर है 1000, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 3600, डिवाइड बाय जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं या 9.8, दोनों से ही आ जाएगा आंसर। और हाइट खुद बराबर है 10 के। ठीक है जी, तो क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया मास। मास कितना आ गया, 36000। ठीक है, 36,000 किलोग्राम आ गया उसका मास। कि जो पानी है 1 घंटे के अंदर वो हमें कितना ऊपर जाएगा, 36,000 किलोग्राम ऊपर जाएगा। ठीक है जी, अब एक बात आपको याद रखनी है, और हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन भी हो आपको, हमें वॉल्यूम की ज़रूरत है, और वॉल्यूम तब आ सकता है जब हमें डेंसिटी पता हो मास से। अगर मास पता है तो डेंसिटी मालूम होगी, तभी हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर, लेट से अगर वो गिवन नहीं भी है तो आपने याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपने याद रखनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो अब अगर मैं डेफिनेशन इस्तेमाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें तो वॉल्यूम मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को अलग करेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी के। मास डिवाइड बाय डेंसिटी बराबर आ गई क्या, मास कितना आ गया 36,000 डिवाइड बाय डेंसिटी है 1000। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम आ गया 36 मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये आंसर है 36 मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन के अंदर स्पेशली मेंशन था कि आपने जो अपना आंसर देना है वो लीटर्स में देना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि आपने आंसर लीटर्स में देना है, मीटर क्यूब में नहीं देना, जो कि ऐसा यूनिट है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब के अंदर पाए जाते हैं 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। देयरफॉर अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए होगा, 36 तो है ऑलरेडी, हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से ताकि आंसर आ जाए लीटर्स में, तो हो जाएगा 36,000 लीटर्स। ठीक है, और अगर इन्होंने कन्वर्ट करा हुआ एक्सपेरिमेंट में, तो हम भी एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3.6 कर लेते हैं इसको। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि कन्वर्ट कर लो तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा 3.6 10⁴ लीटर्स। यानी कि अगर 1000 वाट यानी कि 1 किलो वाट का वाटर पंप है, 10 मीटर तक पानी को लेकर जाना है, तो 1 घंटे के अंदर तकरीबन 36,000 लीटर पानी पहुंच जाएगा 10 मीटर की हाइट तक। क्वेश्चन नंबर 10, एक रॉकेट है जिसका मास 2 किलोग्राम है, उसको लॉन्च किया गया है एयर में। ठीक है, व्हेन इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर की हाइट अटेन करता है, द 400 जूल ऑफ इट्स केमिकल फ्यूल बर्न्स। तो 400 जूल का जो केमिकल फ्यूल है वो जल जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट है उसके ऊपर आपने मालूम करना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि फाइनल स्पीड मालूम करनी है एक रॉकेट की। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा मामला है, देखो फॉर एग्जांपल अगर सरफेस है और सरफेस से जो है वो एक रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास रॉकेट। ठीक है, बस ऐसे ही रॉकेट जैसा बना ली। तो ये रॉकेट है, ठीक है, और ये ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। फिर हमने क्या करा, और इसका मास 2 किलोग्राम है, लॉन्च किया गया। जब 15 मीटर पे पहुंचा तो 400 जूल की केमिकल एनर्जी बर्न हो गई। यहाँ से ऊपर जाते 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 फिर ये जब एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुँचता है, ठीक है ना, और वो पर्टिकुलर हाइट कितनी है, वो पर्टिकुलर हाइट है हमारे पास बराबर 15 मीटर्स के। ठीक है, 15 मीटर तक पहुँचता है तो कितना वर्क डन हो चुका होता है, केमिकल कितना जल चुका होता है, केमिकल जल चुका होता है 400 जूल। तो सवाल ये है कि यहाँ पर पहुँच के इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी। और इनिशियल तो आपको पता ही है VI 0 होगा। डेटा में बनाता हूँ, उसके बाद एक बात और समझानी है, फिर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मास ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट है उसका मास कितना है, रॉकेट का मास है 2 किलोग्राम। ठीक है, 2 kg का है, छोटा वाला रॉकेट शब रात पे जलाते हैं। और ये हो गया हाइट, और हाइट बराबर है h के, ये आ गया 15 मीटर।
और इसी के साथ साथ जो वर्क डन हुआ है, केमिकल फ्यूल जो जला है वो जला है 400 जूल के बराबर। तो हमें बतानी है कि उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, और फाइनल स्पीड का मतलब हमें वी एफ मालूम करना है। और वी आई ऑब्वियस ही बात है कि वो ज़ीरो है, तो काफ़ी है, डेटा में नहीं लिख रहा। अब लॉजिक यहाँ पे ये है कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा ही होगी, जाहिर सी बात है। तो ऊपर की तरफ जाते हुए काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ऊपर जाते हुए? पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में तो इजाफा हो ही रहा होगा। तो ये बात आप समझ गए ना कि ऊपर जाते जाते काइनेटिक भी बढ़ रही है, पोटेंशियल भी बढ़ रही है। लेकिन कैसे बढ़ रही है भाई, कौन दे रहा है एनर्जी? तो याद रखिए, जो फ्यूल जलता है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ऊपर जाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं, इन दिस केस जो वर्क डन होगा फ्यूल के ज़रिए, उसी से चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और उसी से चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। जो हम वर्क डन करता है फ्यूल, वही जो है वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है और वही पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो W बराबर आएगा पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल तो mgh हो गई, ठीक है, एक हाइट तक पहुँच गई। इनिशियली कितनी है? ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है, प्लस काइनेटिक एनर्जी के साथ भी ये मामला है। अगर टॉप वाली काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mvf स्क्वायर कह रहा हूँ, ठीक है ना, फाइनल, तो इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियली जो रॉकेट है वो तो रुका हुआ होता है। तो 0 अगर नहीं भी लिखते तो इसका मतलब वर्क डन बराबर आता है mgh और प्लस 1/2 mvf का स्क्वायर। आपको सारी वैल्यूज़ पता है, बस आपने सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज़ पुट करके। 400 जूल का वर्क डन है, 2 kg, और जी 10 इस्तेमाल कर लेते हैं, 9.8 कर लो। 15 प्लस 1/2 यानी कि 0.5 मास है बराबर 2 के, और साथ में आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर। 400 आ गया, और यहाँ पर आ गया कितना? 2 × 15 30, और ये आ गया हमारे पास 300, ठीक है, और प्लस 0.5 × 2, ये सीधा सीधा आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर। इसका मतलब अब हमें क्या करना है? वी एफ का स्क्वायर मालूम करना है। तो 400 के साथ जाके माइनस हो जाएगा 300, 400 माइनस 300, वी एफ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 आ गया। अब हमें वी एफ के स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो वी एफ की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा वी एफ के स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट। इधर हुआ स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 100 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब रॉकेट 10 मीटर की बुलंदी पर जब 15 मीटर की बुलंदी पर जब होगा, तो उस वक्त उसकी फाइनल स्पीड बराबर होगी 10 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है जी। अब आखिरी हमारे पास न्यूमेरिकल बचा है, न्यूमेरिकल नंबर 11। एक मोटर पंप है जो कि पंप कर रही है वाटर को एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। 500 ग्राम पर मिनट जो है उसका रेट है ऊपर पहुंचाने का। कितना मास ऊपर पहुंच रहा है कितने टाइम में, और जो हाइट है वो 120 मीटर है, 120 मीटर की हाइट तक जा रहा है। इफ़ द मोटर इज़ 50% एफिशिएंट, मान लेते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो 50% है, देन हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज़ नीडेड। इनपुट इलेक्ट्रिक पावर कितनी होगी? आउटपुट तो वही है जो पंप कर रहा है, आउटपुट वही है जो पंप कर रहा है, लेकिन इनपुट कितनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी जाहिर सी बात है हमें देनी पड़ेगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले रेट कितना है, और मास डिवाइड बाय टाइम लिखा हुआ है रेट ना, मास डिवाइड बाय टाइम। तो मास डिवाइड बाय टाइम का क्या मतलब हो गया? m/t। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि रेट m/t है? आप नोट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पर मिनट। ग्राम मास का यूनिट है और मिनट टाइम का यूनिट है, तो इसका मतलब मास पर यूनिट टाइम कोई चीज़ है ये ना, रेट वेट। सो हम क्या बोलेंगे इसको? 500 ग्राम पर मिनट। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे, इधर जगह छोड़ देता हूँ। और हम क्या कह रहे हैं, कितनी हाइट तक लेकर जाना है पानी को? पानी की जो हाइट है वो बराबर है 120 मीटर। अच्छा, जो एफिशिएंसी है 100% काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ इसकी एफिशिएंसी है, इसे शो कर देते हैं, और ये है 50%। तो हमें मालूम क्या करनी है? हमें मालूम करनी है इनपुट पावर,
पी आई लिख देता हूँ, इनपुट पावर हो जाएगा, ठीक है ना। जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आउटपुट वाली होगी, उसको पी ओ कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कन्वर्जन करनी है ना एम अपॉन टी की। एम अपॉन टी की कन्वर्जन के लिए सबसे पहले ग्राम को केजी में लेके जाना है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, सही है। और मिनट को लेकर जाना है सेकंड्स में, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। इसका मतलब 500 डिवाइड बाय 60,000 है ना, 500 डिवाइड बाय 60,000, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.00833। और अब हमारा यूनिट सही हो गया किलोग्राम पर सेकेंड। कितने किलोग्राम है पर सेकेंड। बाकी तो कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर, तो पावर बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम के, कि पंप ने कितना काम करा, कितने टाइम में करा। तो इसको पी ओ कह देता हूँ, क्योंकि ये आउटपुट वाली पावर बताएगा। इनपुट तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। अच्छा, पानी को ऊपर लेके जाना है, तो वर्क डन करने का मतलब ये है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा वाटर में, तो mgh के बराबर होती है। देयरफॉर पावर आउटपुट बराबर आ जाएगी mgh डिवाइडेड बाय t। मल्टीप्लाई में रीअरेंज करके लिख सकते हैं t को किसी भी एक चीज़ के नीचे, तो हम लिख सकते हैं इसको m/t, साथ में आ जाएगा g, साथ में आ जाएगा h, m/t इंटू जी इंटू एच। अब देखो m/t भी पता है और g तो पता ही पता है और h भी मालूम है, तो पावर आउटपुट कितना हो जाएगा 0.00833। एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं, जी 9.8 कर लो, 10 कर लो, और हाइट जो है वो बराबर है 120 के। यहाँ से हमारे पास जो पावर आएगी वो एक्चुअली पावर आएगी आउटपुट वाली, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.00833 इंटू 10 और इंटू 120 करते हैं, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 9.996 वाट के बराबर, ठीक है जी। ये पावर आउटपुट है जो कि पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए चाहिए ही चाहिए मोटर को, लेकिन क्योंकि वो 100% एफिशिएंट नहीं है, तो अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी मालूम करने का सिंपल सा फार्मूला ये है, एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। अब पावर आउटपुट को मैं कह रहा हूँ पी ओ कहा है हमने, पावर इनपुट जो मालूम करना है पी आई है, मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पर आएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है 50%, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। पावर आउटपुट आया है तकरीबन 10 के बराबर, या चलो कर लेते हैं 9.996 इंटू 100, और डिवाइड में आएगा पी आई। तो हमें तो पी आई मालूम करना है, पी आई आ जाएगा 9.996 इंटू 100, और इसको डिवाइड करा देंगे 50 से। ये हमारे पास यहाँ पर जो पावर आएगी वो हो जाएगी पावर इनपुट। 9.996 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करा देंगे इसको 50 से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाएगा 19.9 के, जिसको अगर राउंड ऑफ करें एग्जैक्टली तो पावर इनपुट बराबर आ जाएगा 20, और आपको पता है पावर का यूनिट होता है वॉट। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा पंप जो कि 50% एफिशिएंट है, और आपने जो है वो उसकी पावर आउटपुट आपको चाहिए 9.9, तो तकरीबन इनपुट 20 देना ही पड़ेगा, ताकि वो कम होकर एफिशिएंसी की वजह से 10 हो जाए, और जो है पानी 120 मीटर की बुलंदी तक पहुंच जाए, ठीक है जी। ये हो गए हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, यूनिट 5 के। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।